हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इस बारी की बेटा हम आरटीपी डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट तो आपको समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना। आरटीपी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। चलो आ जाओ बेटा। इस बारी की पेपर नंबर टू जून 23 आरटीपी डिस्कस करने जा रहे हैं हम। आरटीपी जून 23 यानी आपके अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी है मैं वो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा जैसे आपने एमटीपी में दिया है, ठीक है ना। इस बारी की आरटीपी सॉल्व करते हैं बेटा। थोड़ा दिमाग लगाने वाली बातें होंगी, ध्यान देना। आप आ जाओ जी, आ जाओ। चलो जी आ जाओ। सुनना, कह रहे हैं आरटीपी में ये क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं। चलें स्टार्ट करें। और मैं आपको बता दूं आरटीपी जैसे अब पुराने अटेम्प्ट्स के हमने वैसे सारा कुछ कवर कर रखा है अपने क्वेश्चन में। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए उनमें सारी आरटीपीस वगैरह सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। तो इस बारी वाली आरटीपी तो क्योंकि अभी आई है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस समय आपको क्या करना चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। आप रिवीजन करो, एक सब्जेक्ट जो भी उठाया वो रिवाइज करो। जैसे उसकी रिवीजन खत्म होती है, जैसे आपको याद हो आप 10th और 12th में सैंपल पेपर बहुत प्रैक्टिस करते थे, पेपर्स प्रैक्टिस करते थे। देखो वैसे हमने आपको इतने सारे टेस्ट लेकर प्रैक्टिस करवा कर लगभग 30 टेस्ट 40 टेस्ट हो जाते हैं। अभी एंड तक आते आते आपके 30-40 टेस्ट हम ले लेते हैं आपके। तो हमने आपको आईसीआई का पैटर्न तो लर्न करा ही दिया कि ऐसे होता है और इस लेवल का होता है, ये सब हमने तो उससे थोड़े से आप ही रखते हैं आईसीआई से। लेकिन मेरी बात जरा सुनना, आपको पता होना चाहिए कि आरटीपी अब आपको क्या करना चाहिए। जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होता है ना, वो खत्म होते ही पिछले अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है ना। एज अ सैंपल पेपर रैंडमली अपने रैंडमली कोई भी पेपर उठाओ और उसको टाइम बाउंड के साथ सॉल्व करो। अब आपका टाइम वो है, जितने पेपर प्रैक्टिस करोगे ना एमटीपी आरटीपी और पास्ट एग्जाम्स के जो पेपर क्वेश्चन पेपर हैं वो उठाओ एज अ सैंपल पेपर और लिखना स्टार्ट करो जितने अपने हाथ से। सभी सब्जेक्ट्स में मेरे हिसाब से ये करना चाहिए इस समय आपको, मेरे में तो जरूर करो। पॉइंट समझ रहे हैं आप। जितने पेपर प्रैक्टिस, जितने हाथ से पेपर अपने सॉल्व करोगे ना बैठ बैठ के, उतना ज़्यादा आपका देखना। देखो आपको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, वो अभी दिख भी गया। अभी आपने जब एमटीपी सॉल्व करवाया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो आपको याद ना हो। आपको याद है और आप आंसर दे रहे हो। अब जरूरत किस चीज़ की है, क्वेश्चन पेपर को उठाओ एज अ सैंपल पेपर और उसकी प्रैक्टिस करो। पॉइंट समझ रहे हैं आप, वो जरूरत है इस समय। अब बताओ जो आरटीपी होती है ना उसमें क्या होते हैं। पहले क्वेश्चन होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, फिर होंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, फिर होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, फिर होंगे एलएलपी के और एंड में कंपनीज एक्ट। ये इसका आरटीपी का फॉर्मेट है, मैं आपको बता रहा हूं। आरटीपी का फॉर्मेट है ये, आपको मैं बता रहा हूं क्या होगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आईसीए के होंगे जैसे 1 to 6, जनरली इतने ही होते हैं, 6 भी हो जाते हैं, कई बार 7 भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आरटीपी का भी बता रहा हूँ, कोई भी आरटीपी उठाओ उसका फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एलएलपी के भी होते हैं और लास्ट कंपनी एक्ट के होते हैं। तो ये आपको फॉर्मेट तो पता चल गया। कभी एक आधा, एक में ज़्यादा और एक में कम ऐसा हो सकता है, जनरली ऐसा ही होता है। चलो उठाते हैं और ट्राई करना आप मेरे साथ आरटीपी को सॉल्व करने की। और आपको घर पे अब क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करने हैं। जितने सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे ना, एज ए पिछले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाओ सॉल्व करो, जितने करोगे उतना ज़्यादा फायदा लगेगा आपको, ठीक है ना। टारगेट करो। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक रैंक होल्डर की बात बताता हूँ, उसकी वाली कहानी आपको बताता हूँ। वो बताऊँ क्या करता है। जैसे ये एग्ज़ाम है, जैसे आपके 24 जून से एग्ज़ाम है, 24 और ऐसी डेट शीट आपकी बनी हुई है 24, 26, 28, 30, है ना। अब मेरी बात ज़रा सुनो, वो बताऊँ क्या करता था। जैसे नेट में प्रैक्टिस करते हैं ना, वो मान लेता था 20 दिन पहले
कि यार हमारे एग्जाम है, वैसे तो हम यहाँ पर MKG पर आपको वो चीज करवाते हैं, सेम एग्जाम पैटर्न में 2-2 दिन के गैप में आपको क्या करवाएंगे, यहाँ पर सेम पेपर पैटर्न पे पेपर होंगे, तो आपको उससे एक आदत हो जाएगी कि कैसे हमें 1.5 दिन में रिवाइज करके आना है। क्लियर हो रहा है आपको, कैसे हमें 1.5 दिन में रिवाइज करके पेपर देना है। ये वाली प्रैक्टिस एक बार जरूर करना बेटा, क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको यहां पर ना बेटा मेन मैच खेलते हुए डर नहीं लगेगा हल्का सा भी, वैसे भी नहीं लगता आपको, तो हमने इतनी प्रैक्टिस कराई ही है, ठीक है ना। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं आरटीबी की बातें। तो अब आपको समझ आ गया, एक माइंड में क्वेश्चन पेपर्स उठा लो और एज अ सैंपल पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर दो ज्यादा से ज्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के क्वेश्चन सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड होंगे। देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं वो बताना है, क्वेश्चन को समझो। कह रहे हैं नीचे कुछ एग्रीमेंट है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, आपको ये बताना है। जरा सुनना, ए हु ओन्स 2 कार, ए के पास 2 कार हैं, इज सेलिंग रेड कार टू बी, ये रेड कार बेच रहा है बी को, और बी क्या सोच रहा है कि ये ब्लैक कार खरीद रहा है। वॉइड है, वैलिड तो नहीं है। यहां पर क्या हो रही है, बायलेटरल मिस्टेक। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ यहां पर क्या नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, कंसेंट मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं है ना। उसको लग रहा है वो क्या बेच रहा है, रेड, और उसको लग रहा है मैं क्या खरीद रहा हूं, ब्लैक। तो बताओ ये वैलिड है या नहीं है, ये वैलिड है या नहीं है, नहीं है। ए थ्रेटन टू शूट बी, ए बी को कह रहा है, धमकी दे रहा है तेरे को शूट कर दूंगा, ठीक है, इफ इट डज नॉट लैंड हिम 2 लाख रुपए, अगर तूने मुझे 2 लाख रुपए उधार नहीं दिए। वैलिड है या नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बताओ, कोअर्जन। अच्छा, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकीन ड्रग्स। बताओ बेटा, लीगल इलीगल, तो वैलिड है या नहीं है। अब जरा सुनना, ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर 50,000, क्या तुम मेरी बाइक खरीदना चाहोगे 50,000। बी एग्रीज टू बाय द बाइक, बी कह रहे ठीक है, ये वैलिड है। क्लियर हुआ आपको? अगला, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर। मिस्टर एक्स कह रहे हैं मैं आप पब्लिशर के लिए कह रहे हैं मैं आपको एक बुक लिख कर दूंगा, बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट। वॉइड, कौन सी इम्पॉसिबिलिटी, वेरी गुड, तो ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी, तो ये वैलिड नहीं है। मेरे ख्याल से आपको पहला पॉइंट समझ आ गया आपको। सुनना, आपको एक कॉन्सेप्ट याद है, आपको एक कॉन्सेप्ट याद है, मैं आपको बताता हूं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59, 60, 61। आपने किसी को कई तरह की पेमेंट देनी थी, आपने किसी को कई तरह की पेमेंट देनी थी, याद आया आपको, और आपने बताई मैं इसके लिए पेमेंट दे रहा हूं, तो सामने वाला किसके साथ एडजस्ट करेगा, आवाज में दम, सामने वाला किसके साथ एडजस्ट करेगा। पर अगर आपने किसी को पेमेंट करी पर ये नहीं बताया किस लिए कर रहा हूं, तो सामने वाला किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते, इवन दो टाइम बाद डेप्ट के साथ। लेकिन अगर आपने पेमेंट करी और सामने वाले को भी नहीं पता चल रहा किसके साथ एडजस्ट करना है, तो फिर याद है फीफो लगता था, टाइम ऑर्डर। याद आया आपको या नहीं आया? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स यही है, जरा सुनो। मिस्टर हरीश ओज पेमेंट ऑफ 3 bills टू मिस्टर आशीष ऑन एज ऑन 31 March 2022। सुनना, ये जो मिस्टर हरीश हैं, ये जो मिस्टर हरीश हैं, इन्होंने क्या करना था बताओ, ओस पेमेंट ऑफ 3 bills, देने थे किसको, मिस्टर आशीष को 3 bills की पेमेंट करनी थी। कौन कौन सी, कब, एज ऑन 31 March 2022। डेट की बहुत रेलेवेंस है यहां पर, 31 March 2022। 31 मार्च
2022 को मिस्टर आशीष को मिस्टर हरीश को मिस्टर आशीष को 3 तरह की बिल की पेमेंट करनी थी। पहला बिल है बेटा बिल नंबर 1 12,120 का विच वॉज ड्यू इन मई 2018। बताओ बेटा बिल 1 कितने का है 12,120, लेकिन ध्यान दो इसकी डेट कौन सी है, इसकी डेट कौन सी है मई 2018 है। सही बोल रहे हो, आवाज नहीं आई क्या ये? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ये क्या हो चुका है टाइम बार डेप्ट हो चुका है। टाइम बार डेप्ट कितने महीने में हो जाता है, कितने ईयर्स में? 3 ईयर्स में। वेरी गुड। दूसरा 5650 का था जो 2020 का था, उसके 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, यानी बिल नंबर 2 कितने का था बताओ? बिल नंबर 2 कितने का है 5650। और बताओ बेटा ये ड्यू इसका कब था? अगस्त 2020। फिर एक कौन सा था 9680 ड्यू इन मई 2021, और एक मई 21 का बिल था बिल 3 कितने का 9680। बोलो बेटा पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, ये बताओ यस और नो। अब हुआ क्या है वो भी जरा सुनने वाली बात है। मिस्टर हरीश मेड पेमेंट ऑन 1 अप्रैल 2022। 31 मार्च को ये सब ड्यू था। 1 अप्रैल 2022 को उसने कुछ पेमेंट करी विदाउट एनी नोटिस टू हाउ टू अप्रोप्रिएट। ये नहीं बताया कि इसको कैसे एडजस्ट करो। पहला चेक दिया 9680 का, ये तो साफ साफ इंटेंशनली पता चल रहा है ना ये किसके लिए दिया होगा। 9680 तो इसके लिए ही दिया होगा ना। तो बताओ उसने पहला बिल दिया 9680 का, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है ये एग्जैक्ट अमाउंट है। तो बताओ ये फर्स्ट पेमेंट 1 किसके साथ एडजस्ट होनी चाहिए? बिल 3 के साथ एडजस्ट होनी चाहिए। दूसरा और उसने 15,000 दिया और ये नहीं बताया कि कहां पर एडजस्ट करना है। तो बताओ बेटा 15,000 को वो कहां एडजस्ट करेगा, आप बताओ। वेरी गुड। ये 15,000 में से सबसे पहले वो पेमेंट जो 2 करी है इसे वो कहां से एडजस्ट करेगा? पहले 12,120 इसके एडजस्ट करेगा बिल 1 के। कितने बच गए? हाँ जी मैथ्स वालो लो कैलसी उठा रहे। ये बच गए। और बताओ बेटा ये किसके साथ एडजस्ट होंगे बताओ? बिल 2 के साथ। यानी वो बिल 1 यानी इवन दो बिल 1 क्या था टाइम बार डेप्ट, फिर भी उसने उसके साथ क्या कर लिया एडजस्ट कर लिया। बोलो जी बोलो, पॉइंट क्लियर है या नहीं है? मेरे ख्याल से आपको 2 क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्लियर हो गए, कब कब वैलिड और वॉइड वाला बताना था, और दूसरा भी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर श्याम मुंद्रा वॉज अ बिग बिजनेसमैन। यानी मिस्टर श्याम मुंद्रा एक बिग बिजनेसमैन है। हमेशा यही कहते रहते हैं उच्चिया ने गल्ला तेरे यार दिया और सिर उत्तर लगड़ फ्लाई करके, ठीक है ना, और तेरे यार दा तक कोई कंपटीशन नहीं। अब क्या है इनके क्या है, एक बेटा है और एक मैरिड डॉटर है, एक बेटी भी है शादीशुदा, शादी हो चुकी है। ही डिसाइडेड, उन्होंने सोचा कि मुझे अपना हाउस किसको दे देना चाहिए, डॉटर को, अपनी बेटी को, इवन दो मैरिड है। बताओ बेटा एक पिताजी अपनी बेटी को क्या करना चाह रहे हैं, एक हाउस गिफ्ट करना चाह रहे हैं। और बताओ बेटा क्यों करना चाह रहे होंगे? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत भी तो कोई चीज है। फॉर दिस पर्पस ही कॉल्ड हिज लॉयर एट हिज हाउस। इन्होंने लॉयर को अपने घर बुलाया और कह रहे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाओ इस गिफ्ट के लिए।
द लॉयर एडवाइज हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड। लॉयर ने कहा यार ये जो डॉक्यूमेंट मैं बना तो रहा हूं इसको रजिस्टर्ड करवा लेना। इसको क्या करवा लेना? When they both were going for registration of document, they met with an accident and both died. लॉयर भी मर गया और वो भी मर गए। तो बताओ रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ? Later the daughter found the document and claimed the house on the basis of that document. बेटी कह रही है कि यार मेरे पिताजी मेरे को हाउस देना चाहते थे और बेटे को कह रही है जो तेरे को जायदाद मिली है उसमें से मेरे को हाउस दे। क्या बेटी को ये हाउस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बताओ क्यों नहीं मिलेगा? रीजन बिहाइंड, ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला केस है। एक्सप्लेन वेदर शी कैन गेट द हाउस एज गिफ्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताओ क्या इसको घर मिल पाएगा या नहीं? तो कह रहे वैसे तो सेक्शन 25 नेचुरल लव एंड अफेक्शन को अलाउड करता है, पर यहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वन ऑफ द कंडीशन क्या नहीं हो रही? सेटिस्फाइड नहीं हो रही, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, ये रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। तो देयरफॉर डॉटर को घर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तीन क्वेश्चन समझ आ गया आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मिस्टर मुकुंद वॉन्ट्स टू सेल हिज कार। मिस्टर मुकुंद अपनी कार बेचना चाहते हैं। ठीक है जी। फॉर दिस पर्पज ही अपॉइंट मिस्टर पार्थ एज अ माइनर एज हिज एजेंट। कह रहे जो मिस्टर मुकुंद है वो अपनी कार बेचना चाहते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ही अपॉइंट मिस्टर पार्थ अ माइनर एज हिज एजेंट। इसके लिए इन्होंने क्या करा, पार्थ जो माइनर था अपना एजेंट रखा। तो बताओ माइनर कैन बी एन एजेंट बट माइनर कैन नेवर बी अ प्रिंसिपल। मुकुंद को अपनी कार बेचनी थी तो उन्होंने पार्थ को ना अपना एजेंट रखा। मिस्टर मुकुंद इंस्ट्रक्ट मिस्टर पार्थ दैट कार शुड नॉट बी सोल्ड एट प्राइस लेस देन 2 लाख। मिस्टर मुकुंद ने अपने एजेंट पार्थ जो कि एक माइनर है उसको कहा कि भैया मेरी कार बिकवा दे और ये कार 2 लाख से कम में मत बिकवाइयो। मिस्टर पार्थ इग्नोर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर मुकुंद एंड सेल द कार टू मिस्टर नमन फॉर 1.5 लाख। और इसने बताओ बेटा वो कार इसने कहा था 2 लाख से कम में मत बेचो, इसने 1.5 लाख में नमन को बेच दी। बताओ बेटा एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन, वेदर मुकुंद कैन रिकवर 50,000 फ्रॉम मिस्टर पार्थ। क्या वो 50,000 रिकवर कर पाएगा माइनर से? माइनर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। और बताओ क्या मिस्टर मुकुंद ना तो इससे 50,000 ले पाएगा, क्या उससे कार ले पाएगा वापस? क्योंकि एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल क्या होता है? लायबल। तो देयरफॉर ना तो उससे 50,000 मिलेंगे ना तो कार वापस मिलेगी। समाज के लिए क्या गलत करा इसने? कुछ भी नहीं करा। आपने उसको एजेंट बनाया तो उसके एक्ट के लिए आप क्या रहोगे? लायबल रहोगे। ये देखो, considering the fact although the contract between Mr. Mukund and Parth is valid, Mr. Parth will not liable to his principal for his act. Hence Mr. Mukund cannot recover 50,000 का loss from इससे, और Mr. Mukund cannot recover the car from Mr. Naman। समझ आ गया आपको? पक्का वाला? क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं बेटा। 4 क्वेश्चन समझ आ गए आपको? आओ जी आओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे मुकेश इज, बेटा प्लीज, मुकेश इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली। मुकेश जो है बेटा एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं दिल्ली में। ही सेल्स इज ग्रोसरी बिजनेस, और इन्होंने अपना ग्रोसरी बिजनेस बेच दिया, इंक्लूडिंग अ गुडविल ऑफ 1 लाख टू रोहित फॉर अ सम ऑफ 5 लाख। यार देखो मुकेश जो हैं क्या चलाते हैं? ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं। इन्होंने अपना ग्रोसरी बिजनेस किसको बेच दिया? रोहित को। और रोहित ने इनको इस चीज के लिए कितने पैसे दिए हैं?
5 लाख दिए और इन 5 लाख में से 1 लाख फॉर क्या है, गुडविल यानी गुड्डू। आफ्टर द सेल ऑफ गुड्डू रोहित मेड एन एग्रीमेंट विद मुकेश एंड एज पर एग्रीमेंट मुकेश कैन नॉट ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर इन होल ऑफ इंडिया। कह रहे तुमने मेरे से, मैंने तेरी गुडविल खरीदी है ना, अब तू पूरे इंडिया में कहीं पर भी ग्रोसरी स्टोर नहीं खोलेगा अगले कितने साल तक, 10 साल तक। बताओ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ क्या कर रहे हो आप, ट्रेड। सेक्शन नंबर, वेरी गुड, सेक्शन नंबर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हो आप। बताओ बेटा ये वैलिड होगा या वॉइड होगा। However, Mukesh opened another store in the same city 2 months later. What are the rights available for Rohit regarding the restriction? बताओ बेटा, आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, आप क्या लगा सकते हो, रीजनेबल, पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगाना क्या है, नॉट अलाउड। और अगर आप लगाते हैं तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड। देखो इसमें रोहित कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट मुकेश एज द रिस्ट्रिक्शन इज अनरीजनेबल। भाई पूरे इंडिया में 10 साल तक काम नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ा होता है। हैंस द एग्रीमेंट बिटवीन इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन मिस्टर मुकेश एंड रोहित इज वॉइड। खत्म, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे पी लेफ्ट हिज कैरेज ऑन डीज प्रेमाइसेस। यार ट्रांसपोर्ट का कोई भी, मान लो पी जो है डी के घर पे स्कूटी भूल गया, एग्जाम्पल मान लेते हैं, पी जो है अपना स्कूटी भूल गया डी के घर पे। बहुत बढ़िया, जरा सुनना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6। लेट सपोज ये डी का घर है, डी ने ये किराए पे ले रखा है, लीज पर ले रखा है। डी के घर पे कौन आया, पी आया। पी ने अपने यहाँ डी के घर के बाहर एक स्कूटी खड़ी करी, पी अंदर गया। अब पी भूल गया, पी रात को कह रहा है काफी हो गया मैं जाता हूं, पर अब मुझसे स्कूटी चलेगी नहीं, समझ रहे हो, मैं जा रहा हूं। ओके, तो स्कूटी वहीं छोड़कर वो चला गया। अब बताओ बेटा, लैंडलॉर्ड ऑफ डी सीज द कैरेज। लैंडलॉर्ड ने देखा डी के घर के बाहर स्कूटी खड़ी है, लैंडलॉर्ड ने स्कूटी उठाकर अपने पास रख ली और कह रहा है डी तू इतने महीनों से जो रेंट नहीं दे रहा था ना, मैं उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट, उसके अगेंस्ट में इसको रोक रहा हूं। लैंडलॉर्ड ऑफ डी सीज द कैरेज अगेंस्ट द रेंट ड्यू फ्रॉम डी। बताओ बेटा, पी पेड द रेंट एंड गॉट इज कैरेज रिलीज। पी ने क्या करा, पी ने क्या करा, इस लैंडलॉर्ड को पैसे दे दिए और अपनी स्कूटी लेकर आ गया। अब बताओ बेटा ये क्या है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। तो बताओ इसकी डी की क्या ड्यूटी बनती है, इनके बीच में क्या बन गया, एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 69 याद है, जमींदार वाला केस, फार्मर वाला केस, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट बाय एन। हुण तुसी दसो, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, डी की क्या ड्यूटी बनती है, पी को पे करे। समझ आया आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आज अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब किसके स्टार्ट होंगे बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 7। मुझे एक बात बताओ, डिलीवरी ऑफ गुड्स कितने तरह के होते थे, कौन कौन सी? एक्चुअल, सिंबॉलिक और ये उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन देखते हैं आपसे सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, कह रहे हैं अवयुक्त परचेज 100 kg ऑफ वीट्स फ्रॉम भास्कर एट 30 पर kg। सुनना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, अवयुक्त ने परचेज करिए भास्कर से, क्या परचेज करा बताओ, 100 kg ऑफ वीट एट द रेट 30। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया।
Bhaskar says that wheat is in warehouse in the custody of Kishore, the warehouse keeper. भास्कर कह रहा है भाई मेरा ना वेयर हाउस है, उसमें ये पड़ी हुई है, वीट पड़ी हुई है, और यहाँ पर एक हमारा बंदा होता है जिसका नाम क्या है, किशोर, जिसका काम है वेयर हाउस को मैनेज करना, टेक केयर करना उसकी, ठीक है। किशोर confirmed अभियुक्त that he can take the delivery of wheat from him and till then he is holding wheat on अभियुक्त behalf. मैं तुम्हारे behalf पर ये चीज संभाल, now I am holding the goods on behalf of you. Which delivery is this? Constructive delivery take place. Constructive delivery याद आ गया आपको? हुण तुसी दसो क्या कह रहे हैं? Before अभियुक्त picks the goods from the warehouse, the whole wheat is warehouse has flowed in flood. पानी फ्लड आया और उसमें ये बहकर चला गया. Now अभियुक्त wants to his price on the contention that no delivery has been made. बताओ, अभियुक्त कह रहा है मुझे तो कोई गुड्स की डिलीवरी हुई नहीं, लाओ मेरे पैसे लाओ, लाओ मेरे पैसे लाओ, मैंने जो इसके लिए दे रखे थे आपको 100 into 30, मेरे पैसे लौटाओ. बताओ बेटा, कह रहा है मेरे को तो कोई डिलीवरी हुई नहीं, that no delivery has been made. बताओ, no delivery has been made और constructive delivery has already taken place. Constructive delivery taken place ना, तो whether अभियुक्त is right with his view, क्या वो तो कह रहा है मुझे डिलीवरी हुई नहीं, क्या उसको डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है? हुई है. कौन सी हुई है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. क्लियर हो गया आपको? यहां पर कौन सी डिलीवरी हुई थी उसको? कंस्ट्रक्टिव. आज क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं बेटा. प्रियांश ऑर्डर एन आयरन विंडो. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. सुनने वाली बातें ही है, बोले ध्यान देना, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपके एग्जाम में आ भी जाएगा. देखो, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट सपोज बेटा प्रियांश है, उसका ना घर बन रहा है, तो घर बन रहा है तो घर में एक विंडो लगवानी थी. प्रियांश है, उसका घर बन रहा है तो घर में क्या लगवानी थी बताओ? विंडो लगवानी थी. ठीक है, तो इसने क्या करा, एक आयरन मर्चेंट को कहा, जिनका काम होता है भाई लोहार को कहा, यार मेरे को ना एक विंडो बना दे मेरे न्यू हाउस के लिए. Piyush ordered an iron window to an iron merchant for his new house. Iron merchant sent his technician to take the size of window. Iron merchant ने एक टेक्नीशियन को भेजा. बोलते हैं ना भैया साइज ले जाना घर पे, यार खिड़की लगनी है, तो वो बंदा अपना भेजते हैं, वो साइज लेकर गया. द टेक्नीशियन कम्स एट द साइट एंड टेक्स द साइज ऑफ द एरिया वेयर विंडो इज टू बी फिटेड. साइज पूरा नाप कर चला गया. Afterward, iron merchant on discussion with his technician intimates Priyansh that cost of the window will be 5,000. कह रहे आपकी विंडो बना देंगे, 5,000 का खर्चा है. And he will take 1,000 as advance. उसने कहा ये पकड़ो 1,000 रुपये. कह रहा मैं 1,000 रुपये चाहिए होंगे एज एडवांस, 5,000 का टोटल खिड़की बनेगी. प्रियांश गिव्स 1,000 एज एडवांस एंड रेस्ट आफ्टर द फिटिंग ऑफ विंडो. प्रियांश कह रहे ये पकड़ो 1,000 रुपये, 4,000 रुपये तब मिलेंगे जब आप लगा जाओगे विंडो. सर ये तो ऐसा लग रहा है डे टू डे का काम ही है. After 3 days, when technician tried to fit the window made by him at the site of Priyansh, it was noticed that size of the window was not proper. बेटा विंडो वहां लगी नहीं थी. समझ आ रहा है आपको? Priyansh requests the iron merchant either to remove the defect or return the advance. या तो इस डिफेक्ट को रिमूव करो और मेरी वहां पर फिट कर दो, प्रियांश तो सही कह रहे हैं यार, या फिर मेरे पैसे वापस कर दो जो मैंने 1,000 रुपये दे रखे हैं. आयरन मर्चेंट बताऊं क्या कह रहा है? रिप्लाइज दैट विंडो वॉज स्पेसिफिकली मेड फॉर हिज साइड एंड द डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड कैन इट बी फॉर अदर यूज. कह रहे ये विंडो भाई साहब हमारा तो काम क्या, घर सबके अपने अपने साइज के होते हैं, विंडो सबके अपने अपने साइज के होते हैं, ये तो हमने आपके लिए बना कर दे दिया है, ये तो हमारे अब किसी काम की नहीं, हम किसी और जगह लगा भी नहीं पाएंगे. प्रियांश कह रहा है यार मुझे क्या मतलब, मैंने तो आपको सिखा दिया था इस साइज की बना कर दो, आपने उस साइज की क्यों नहीं बना कर दी. प्रियांश कह रहा है, और दुकानदार कह रहे ही विल नॉट रिफंड द एडवांस मनी, रहता तू मुझे 4,000 रुपये दे. बताओ यहां पर कौन सी गुड्स आपके पर्पस के लिए फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मतलब मेरे को एक बात बताओ, जैसा नाम वैसा काम करके दे रहे हैं वो?
तो यहां पर क्या हो रहा है, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, वेरी गुड, कंडीशन एज टू, और बताओ वेदर प्रियांश कैन टेक द एडवांस बैक, यस। भाई एज अ बायर आप बताओ ना, आपका तो पर्पस ही नहीं पूरा हुआ। तो बताओ यहां पर क्या हुआ है, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, विंडो ने विंडो वाला काम करके ही नहीं दिया, पॉइंट समझ आ रहा है, विंडो ने विंडो वाला काम करके ही नहीं दिया, तो आपको आपके 1000 रुपए क्या मिलेंगे वापस। ये देखो कह रहे बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शुड बी मर्चेंटेबल पोजीशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी। Sometimes the purpose for which the goods are required may be ascertained from the fact and conduct of the party or from the nature of description of the article purchased. In such a case, buyer need not to tell the seller the purpose for which he buys the goods. यहाँ पर उसने अपना पर्पस नहीं बताया, उसने तो कहा आके साइज ले जाओ, मुझे ये चाहिए, जैसे हॉर्न मंगवाया, ये तो यूसेज ही है, पता ही है इतने का ही होता है। On the basis of above provision, it is clear as window size was not prepared and window was not in merchantable condition, hence condition as to merchantability has not fulfilled and Priyansh has the right to avoid the contract and recover the advance back. ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सुनना जरा। कह रहे हैं आयुष्मान नॉट खुराना, ओनली आयुष्मान। आयुष मैन, जैसे स्पाइडरमैन होता है, आयरन मैन होता है, हमारे यहां पर कौन है, आयुष मैन, इज द ओनर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली। आयुष्मान जो है एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसका घर है, कहां पर घर है, इंद्रप्रस्थ मार्ग में। ही वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी, फॉर दिस पर्पस ही अपॉइंट्स रवि अ मर्केंटाइल एजेंट विद द कंडीशन दैट रवि विल नॉट सेल द हाउस एट अ प्राइस लेस देन 5 करोड़। सर वो माइनर वाला अलग था क्या, माइनर में क्या बेचने के लिए रखी थी, कार, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था, ये किसका है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ध्यान रखना है क्वेश्चन सेम ही, वहां कार बेचने के लिए एजेंट रखा था, यहां पर क्या बेटा अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए किसको रखा है, रवि को। रवि क्या है, एक मर्केंटाइल एजेंट। हु इज मर्केंटाइल एजेंट, जो आपके बिहाफ पर गुड्स बेच सकता है, खरीद सकता है, कंसाइन कर सकता है और प्लेज कर सकता है। वेरी गुड। रवि सेल्स द हाउस फॉर 4 करोड़ टू मुदित। रवि ने, हमने उसको कहा था, आयुष्मान ने रवि को कहा था भाई 5 करोड़ से कम में घर मत बेचियो मेरा, जो इंद्रप्रस्थ मार्ग न्यू दिल्ली वाला है। रवि ने बताओ कितने को बेच दिया, मुदित को बेच दिया, और मुदित बाइज द गुड फेथ। क्या रवि के पास घर बेचने का अधिकार था, यस। मुदित के पास खरीदने का अधिकार था, यस, और उसने खरीदा भी कैसे, इन गुड फेथ। मुदित ने इसको 4 करोड़ दिए, बताओ रवि मिस एप्रोप्रिएटेड द मनी रिसीव्ड फ्रॉम मुदित, रवि ने ये 4 करोड़ रुपए भी खा लिए। देख रहे हो, आयुष्मान फाइल्स अ सूट अगेंस्ट मुदित टू रिकवरी ऑफ हिज प्रॉपर्टी। क्या आयुष्मान, क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर दो, क्या आयुष्मान मुदित से ये प्रॉपर्टी वापस ले सकता है या नहीं, आवाज में दम नहीं, यस और नो। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय, आपको बताऊं आईसीआई के इस क्वेश्चन में गलती क्या है बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बना हुआ है, और इन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घर की बात करी है इमूवेबल की। पर कोई नहीं, आईसीआई ये कुछ भी कर सकता है, हम तो कहेंगे आईसीआई वाह क्या क्वेश्चन बनाया तुमने, हाँ तालियां। तो बताओ कह रहे हैं क्या ये इससे घर वापस ले सकता है या नहीं, डिसाइड रीजन, कैन आयुष्मान डू अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो आप कहेंगे नहीं रिकवर कर सकता। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर में सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर, क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ। क्वेश्चन 9 समझ आ गया, तो भैया ये इससे वापस नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, A agrees to sell certain goods to B on a certain days 10 days credit.
सुनना पड़ेगा आपको। लियन याद है? लियन सेक्शन नंबर, वेरी गुड, सेक्शन नंबर 47, 48, 49, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी, ए एग्री कर रहा है बी को कि मैं तुम्हें गुड्स बेचूंगा 10 दिन के उधार पर। द पीरियड ऑफ 10 days एक्सपायर्ड, 10 दिन बीत गए। गुड्स वर स्टिल इन द पोजेशन ऑफ ए मतलब सेलर। बी हैज ऑल्सो नॉट पेड द प्राइस ऑफ द गुड्स, और बी इंस्टॉलमेंट हो गया। बताओ बेटा, गुड्स सेलर के पास पड़े हुए हैं और सामने वाला इंस्टॉलमेंट हो गया। आपसे पूछ रहे हैं ए रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स, क्या वो लियन लगा सकता है या नहीं लगा सकता? लगा सकता है। लियन तो दोनों केसेस में लगता है, बायर मे बी इंस्टॉलमेंट और नॉट बी इंस्टॉलमेंट, पर आपको पैसे नहीं मिलने चाहिए और गुड्स आपके पास होने चाहिए। तो बताओ क्या लियन लगा पाएगा या नहीं? कैन ही डू सो? आप कहोगे यस, ये लियन लगा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? आवाज में दम नहीं है, यस और नो? आपने बताओ, ये डिफरेंस तो आपको आता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। बताओ जी, बताओ। आपने 2 एक्ट के सॉल्व भी कर दिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। चलो आपको पहले ना पार्टनरशिप से पहले एक ही करा दो। एलएलपी का हमेशा ही आरटीपी में एक क्वेश्चन होता है, तो साइकोलॉजिकल क्या होगा? 5 में से 3 एक्ट हो गए। लो एक करा देते हैं। एक ही क्वेश्चन होता है एलएलपी पे, कह रहे स्मॉल एलएलपी कौन सी होती है? बताओ स्मॉल एलएलपी कौन सी होती है? ऐसी एलएलपी जिसकी पेड अप कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अप टू 25 लाख प्लस टर्नओवर अप टू 40 लाख। याद आ गया आपको? और एनी अदर क्राइटेरिया अगर कोई मीट कर देता तो आप स्मॉल एलएलपी होते हैं। तो आप क्या होते हैं? स्मॉल एलएलपी। याद आया आपको? एलएलपी जिसकी कंट्रीब्यूशन कितना है? अप टू 25 लाख और टर्नओवर कितनी? अप टू 40 लाख। तो उसको हम कहते हैं स्मॉल एलएलपी। या फिर किसी ने कोई जो और क्राइटेरिया जब बताएगी गवर्नमेंट, अगर आपने वो सेटिस्फाइड कर दिया तो आप स्मॉल एलएलपी होती थी। याद है इसका सेक्शन क्या होता था? 2 क्लॉज, वेरी गुड, सेक्शन 2 क्लॉज, गुड, बहुत बढ़िया। 3 एक्ट के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। आउट ऑफ 5 3 एक्ट के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सर एलएलपी का एक ही था? यस, यू आर वेरी चालाक ब्रो। अब 2 एक्ट के रह गए हैं। आ जाओ जी, अब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। मैं अब आपसे एक बात करूं, पार्टनरशिप और को ओनरशिप का हमने एक डिफरेंस करा था या नहीं करा था? याद आया ना? अब यहां आपको पहचानना है क्या है क्या नहीं है। हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, पूरा मैंने याद होगा, 6-7 केसेस भी करवा दिए थे आपको। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। कह रहे मिस्टर राम एंड रहीम, मिस्टर राम रहीम, एक मिस्टर राम है और एक मिस्टर रहीम है, आर वर्किंग एज अ टीचर इन ईश्वर चंद विद्यासागर हाई सेकेंडरी स्कूल एंड ऑल्सो आर वेरी गुड फ्रेंड। कह रहे 2 बंदे हैं, एक स्कूल में पढ़ाते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जे बात, दे जॉइंटली परचेज अ फ्लैट विच वॉज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर जॉन। यार इन्होंने, याद है सेम केस करा हुआ आपने, इन्होंने मिलकर एक क्या खरीदा? एक फ्लैट खरीदा। और कह रहे अब फ्लैट खरीद तो लिया, उसको किराए पर दे देते हैं। किसको? जॉनी जॉनी यस पापा वाले जॉन को। It was decided between the landlord and tenant that rent would be 10,000 per month inclusive of बिजली के झटके। कह रहे हैं रेंट टोटल डिसाइड हुआ 10,000 रुपए और 10,000 में बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूडेड है। जॉन को अलग से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय लैंडलॉर्ड्स, यानी राम और रहीम तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किस चीज की? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की। The landlord by mistake did not pay the electricity bill for the month of March 2021। भाई ये राम रहीम जो है इस महीने का बिजली का बिल भरना भूल गए। अब बताओ बेटा, अगर आप बिजली का बिल नहीं भरते, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरते, तो बताओ क्या होता है?
इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट वाले आगे आपके कट कर जाते हैं कनेक्शन। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कट द कनेक्शन। मिस्टर जॉन कह रहे रुको रुको, सबर करो। मिस्टर जॉन हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2800। कह रहे ये पकड़ो 2800 आपका बिल है ना, ये पकड़ो, और 200 रुपए जो आपने हमारे पास पेनल्टी लगाई है टू रिज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। मतलब भरने किसको थे? राम और रहीम को। भरकर कौन आया? कितने? 3000। कैसे? 2800 का बिल और 200 की पेनल्टी। मिस्टर जॉन क्लेम 3000 फ्रॉम मिस्टर राम। जॉन राम को कह रहा भैया 3000 रुपए दे दो मेरे। बट राम रिप्लाइड दैट ही इज लायबल फॉर 1500। राम कह रहा भैया मैं तो 1500 दूंगा। अच्छा, अगर ये बिजनेस होता, ये पार्टनरशिप होती, तो भैया एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरा भी लायबल होते, तो हम इससे 3000 रिकवर कर सकते थे। पर ये कौन सा केस लग रहा है आपको? को ओनरशिप। तो वो कह रहा है भैया 3000 रुपए मेरे को तुम ही दे दो। राम क्या कह रहे हैं? भाई मैं 1500 दूंगा अपना हिस्सा, मुझसे ले जाओ। मिस्टर जॉन सेड दैट मिस्टर राम एंड रहीम आर द पार्टनर्स। बताओ वो सही कह रहा है जॉन? यहां पर तो उन्होंने फ्लैट खरीदा, कोई बिजनेस थोड़ा कर रहे हैं इससे। Therefore, he can claim the full amount from any of the partner. Explain whether the provision of Indian partnership क्या Mr. Ram liable to pay the 3000 है? तो जवाब क्या आएगा? नहीं। सिर्फ कितने पे करेंगे? क्योंकि इनके बीच में क्या नहीं है? पार्टनरशिप नहीं है। क्या है? समझ आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 13। श्याम मोहन केशव वर पार्टनर इन मैसर्स नंदलाल गोकुलवाले एंड कंपनी। कह रहे 3 पार्टनर है। अच्छा, कोई कंपनी नाम रखने से कंपनी नहीं बन जाता। कंपनी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। तो कह रहे हैं जो श्याम है, मोहन है, केशव है, नंदलाल गोकुल वाले एंड कंपनी में पार्टनर है। दे म्यूचुअली डिसाइडेड दैट श्याम विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल द गुड्स। श्याम का काम क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स करना। यार पार्टनरशिप डीड में ये लिख दिया, श्याम का काम क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स करना। मोहन विल डू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर फर्म। और मोहन तुम्हारा काम क्या होगा? तुम्हें फर्म के लिए सामान खरीदना है। एंड केशव विल लुक आफ्टर द अकाउंट्स एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट। और केशव क्या करेगा? अकाउंट्स का काम संभालेगा और बैंक वाला। नो वन विल इंटरफेयर इन अदर डिपार्टमेंट। भाई तीनों के काम डिवाइड कर दिए हैं, और कोई भी किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। वंस व्हेन श्याम एंड केशव वर आउट ऑफ टाउन। श्याम और केशव क्या थे? आउट ऑफ टाउन। Mohan got the information that price of their goods is going down sharply due to some government policy which would result in heavy loss to the firm if goods are not sold immediately. भाई गवर्नमेंट की एक पॉलिसी अनाउंस हुई जिसकी वजह से, अरे वो 2000 की मत स्टार्ट हो जाना, आजकल वो 2000 के नोट्स का बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है ना, ठीक है ना। मेरे ऊपर कोई भी बात नहीं कोई करेगा। आपके 2000 के नोट का क्या होगा, जो आपने इतने पिंक नोट बनाए, उसकी बात में संभाल लेगा भाई, संभाल लेगा, टेंशन नहीं है। नहीं वो लॉफुली है भाई। सुनो, अब मोहन को अचानक से एक पता चली बात कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है, और इसकी वजह से अगर ये सामान अभी नहीं बेचा गया ना, हम बहुत नुकसान में आ जाएंगे, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में। और एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी पावर से बाहर जाकर काम करता है टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम द लॉसेस, तो बताओ क्या वो एक्ट वैलिड होते हैं या नहीं? यस। और उसके लिए फर्म लायबल होती है या नहीं? यस, यही है। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट श्याम हु वाज द अथॉरिटी टू सेल। इसने बेटा श्याम को फोन भी करा कि श्याम भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है और खराब होने लगा, और श्याम का फोन मिल नहीं रहा। When Mohan could not contact Sham, he sold the goods at some reduced price to save the firm from the heavy losses. तो बताओ भाई, उसका जिसका काम था बेचने का वो था नहीं, भैया हमें सामान बेचना पड़ा। Thereafter श्याम एंड केशव कह रहे हम तो लॉस नहीं सहेंगे। श्याम, ठीक है ना,
क्योंकि हमने तो पहले लिखवाया था शाम के पास ही सामान बेचने का अधिकार है। तो बताओ यहां पर क्या मोहन ने जो एक्ट करा अपनी पावर से बाहर जाकर, वो वैलिड एक्ट है या नहीं है? वैलिड है। और बताओ बेटा अदर पार्टनर ये लायबल होगा या नहीं होगा? ये भी लायबल होंगे और ये भी लायबल होगा। समझ आ गया? सेक्शन नंबर 21 क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? पार्टनर्स अथॉरिटीज इन एन इमरजेंसी, पार्टनर्स अथॉरिटीज इन एन इमरजेंसी। चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स एंड वाई दोनों भाई भाई इन द पार्टनरशिप में आई। हाँ, एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन अ फर्म। फर्म डिसॉल्व हो चुकी है 12 जून 2022 को, बट आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। बताओ फर्म डिसॉल्व हो गया और उसने पब्लिक नोटिस, अभी देख के आपको ना ये क्वेश्चन पढ़ के सेम एग्जांपल याद आएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। X and Y were partner in a firm. The firm was dissolved on 12 June, but no public notice was. Thereafter, X purchased some goods in the firm name, and Z was ignorant of the dissolution of the firm. फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और X फर्म के नाम से Z से गुड्स खरीदाया। X became insolvent और Z filed a suit. याद है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन में आपने सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ा था? 45, पहला ये केस करा था। हुआ क्या? फॉर्म डिसॉल्व हो चुकी है। कब की डिसॉल्व हो चुकी है? 12 जून 2022 की, पर आपने अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया। वन ऑफ द पार्टनर एक्स फॉर्म के नाम से जेड से सामान खरीदाया। दो पार्टनर थे ना एक्स और वाई, एक्स खरीदाया सामान, जेड को तो नहीं पता फॉर्म बंद हो चुकी है, ठीक है ना। बताओ बेटा अब ये वाली ट्रांजैक्शन के लिए क्या वाई लायबल होता था या नहीं होता था? याद आया? सेक्शन नंबर 45 सेम एग्जांपल पढ़ा हुआ वहां पर 1 दिसंबर और 20 दिसंबर वाला ना, याद आ गया? 1 दिसंबर और 20 दिसंबर वाला केस था। तो बताओ अब पैसे देने की बारी आई तो एक्स तो इंसॉल्वेंट ही हो गया। अब सवाल ये है क्या जेड ये पैसा वाई से रिकवर कर सकता है या नहीं? यस, बिल्कुल ठीक जवाब, कर सकता है। स्टेट विद रीजन वेदर वाई वुड बी लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप सेक्शन 45 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बहुत ही आसान है, इतनी बारी पूछ लिया, याद है? सेक्शन 29+31 टेस्ट में इतनी बारी पूछ लिया। स्टेट द मोड्स बाय विच अ पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। सेक्शन नंबर ट्रांसफरी सेक्शन 29+31। 31 क्या कहता है? एडमिशन में क्या कहते हैं? आप अपना इंटरेस्ट किसी को अगर देना चाहते हैं तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। याद आया? और 29 में क्या होता था? इंटरफेयर। इंटरफेयर आप कब कर सकते हो, कब नहीं कर सकते, याद आ गया आपको? तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपका पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन हो गए हैं अपने। लास्ट किसके रह गए? सारे क्वेश्चन ही आपको। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सुनना जी। इन द फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड देयर आर ओनली 5 मेंबर्स। बेटा एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 5 मेंबर है। ऑल ऑफ देम गो इन अ बोट ऑन अ प्लेजर ट्रिप। कह रहे हैं यार चल यार घूमने चलते हैं। 5 मेंबर्स घूमने गए हैं एक ट्रिप पर, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी, और सच्ची में नहीं मिली। Into an open sea, the boat capsizes and all of them died being drowned by डूबे, ये 5 डूबे, ठीक है ना। और बताओ बेटा अब ये 5 डूब गए, मर गए, सारे मेंबर्स मर गए, कंपनी बंद हो जाएगी या चलती रहेगी? इसकी जगह क्या आ जाएंगे इनके? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ट्रांसमिशन टेक प्लेस, मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन। Explain with reference to the provision of the Companies Act, is Flower Fan Private Limited no longer in existence? नहीं, ये अभी भी एग्जिस्टेंस में रहेगी। समझ आ गया?
perpetual succession. Perpetual. Further, is it correct to say that a company being an artificial cannot own property or cannot be sued? क्या ये अब वो क्वेश्चन खत्म हो गया. पहला तो आपने बता दिया. सेकंड पार्ट कह रहे क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती और आप किसी पर केस फाइल नहीं कर सकती और कोई इस पर केस फाइल नहीं कर सकता. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है भाई. कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, सेपरेट प्रॉपर्टी. याद आया आपको मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? अन्नू मलिक आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे. याद आया? तो बताओ, कह रहे हैं स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है यार. क्यों नहीं खरीद सकती प्रॉपर्टी अपने नाम पर? वो किसी पर केस फाइल भी कर सकती है और उस पर भी कोई केस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 सुनना. एबीसी लिमिटेड वॉज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रोड्स. ध्यान दो, ये आपने मुझे पहचान के बताना कौन सा केस आएगा इसमें. अभी नहीं, पहले पढ़ लो. कई बच्चों का तो अभी निकल गया. रुको, अभी सब्र करो. एबीसी लिमिटेड वॉज इनटू द सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रोड्स. दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मेंशन्ड इन द एमओए. भाई कंपनी का काम था आयरन रोड्स बनाना और बेचना. The company entered into a contract with Mr. John for some finance related work. कोई नहीं, हम आपको फाइनेंस भी दे देंगे. Later on, the company repudiated the contract as being ultra virus. कह रहे हैं with reference to the same, briefly explain the doctrine of ultra virus and what are the consequences of ultra virus. ये कौन सा केस लग रहा है आपको? Very good. Ashbury Railway कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सेम केस है. और बताओ अल्ट्रा वायरस क्या होता है? विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी. और बताओ इसका इफेक्ट क्या होगा? एग्रीमेंट क्या माना जाता है? वॉइड एब इनिशियो. क्लियर हो गया आपको? गुड. क्वेश्चन नंबर 19. तो यहां तो आपको समझ आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 19. सुनना जी, पहचानना ये कौन सा क्वेश्चन है. 2 मिनट में पहचान जाओगे आप. AOA of XYZ Private Limited provides that board of director can take loan up to 5 lakh for company by passing board resolution. AOA में लिखा हुआ है कंपनी के अगर 5 लाख तक लोन लेना ना तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आप कंपनी के लिए लोन लेने जा सकते हो. इन दैट केस द लोन अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, तो एसआर भी रिक्वायर्ड होगा फॉर जनरल मीटिंग. अगर आप 5 लाख से ज्यादा का लोन लेते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा. सुनना. ड्यू टू अर्जेंट नीड्स ऑफ द फंड्स, पैसों की अर्जेंट नीड की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्लाइड फॉर अ लोन इन अ रेप्यूटेड बैंक. 10 लाख बैंक से 10 लाख का लोन लेने चला गया डायरेक्टर विदाउट पासिंग द रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वेरी गुड. क्या आ रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ केस लॉ का नाम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस. लगता है अच्छी जगह ट्यूशन लगाई थी. Board of Director gave an undertaking to the bank that special resolution has been passed. Board of Director कह रहे हाँ हो गया पास. The bank on believing the undertaking lent the money on demanding the repayment of company denied the payment, act as an ultra virus. बताओ ये डॉक्ट्राइन ऑफ कौन सा लगेगा? इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्राइन ऑफ कौन सा लगेगा? और केस लॉ का नाम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस. और बताओ लोन वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बैंक वापस मिलेगा पैसे भाई जो दिए हुए हैं. और लास्ट क्वेश्चन कह रहे कंपनी बताओ अलग अलग तरह की ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. सेम क्वेश्चन. होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट. याद आया आपको? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी. ये लिख कर आनी है आपको. तो मजाक मजाक में
आरटीपी इस बारी का खत्म और क्लास भी खत्म। ओके बाय बाय।